नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी किसानों के आंदोलन की, प्रियंका गांधी की हुंकार की। बताएंगे कि महंगाई पर कांग्रेस के क्या है सवाल। जानेंगे कि क्या बंगाल में एआईएमआईएम और कांग्रेस कर सकते हैं गठबंधन। और बुलेटिन के आखिर में बात बैंकों पर लग रही पाबंदी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। किसान आंदोलन के समर्थन में राजस्थान में कांग्रेस की पदयात्राएं। पदयात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता ट्रैक्टर, ऊंटों और हाथियों के साथ हुए शामिल। कांग्रेस के कई विधायक हुए कार्यक्रम में शामिल। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके पेपर लीक मामले में नीतीश सरकार को लिया आड़े हाथ। कहा, सरकार गहरी नींद में है। बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में अब तक हुए पेपरों के लीक होने का किया दावा। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, सभी बेंचों में 15 मार्च से शुरू होगी फिजिकल सुनवाई। अदालत की एक बैठक में लिया गया ये निर्णय। नर्सरी से कक्षा 1 तक में दाखिले को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। उम्र में दी छूट, सरकार ने उम्र में 30 दिनों की छूट दी। एसबीआई ने लॉन्च किया योनो मर्चेंट ऐप, व्यापारियों को होगा बड़ा फायदा। लाखों व्यापारियों को सक्षम करने का लक्ष्य उठाते हुए उठाया कदम। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। किसानों के आंदोलन को 87 दिन हो गए हैं, लेकिन किसानों की मांग सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में अब किसान आंदोलन को तेज करने की रणनीति बना रहे हैं। तो आखिर आज दिन भर क्या रहा किसानों के आंदोलन का हाल, देखिए ये रिपोर्ट। किसान आंदोलन आज 87वें दिन भी जारी रहा। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अभी भी मतभेद जारी है, या कहें कि बढ़ते जा रहे हैं। दोनों के बीच 1 महीने से बातचीत भी नहीं हुई है। इस बीच कई ऐसी घटनाएं भी हुई जिसके बाद माना जा रहा था कि आंदोलन कमजोर पड़ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि आंदोलन ने और जोर पकड़ लिया है। देश के कई राज्यों में किसानों की महापंचायतों का आयोजन हो रहा है और इन महापंचायतों में किसान नेता खुद पहुंचकर किसानों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख सदस्य और स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि या तो सरकार एमएसपी को कानून के दायरे में लाए या फिर इसे समाप्त कर दे। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि गांव के लोग कह रहे हैं कि ये आंदोलन चलेगा। जो मीडिया और सरकार है वो ये कह रही है कि 2 महीने में आंदोलन खत्म हो जाएगा, किसानों की फसल कटाई हो जाएगी। पर किसानों ने भी कह दिया कि फसल की कटाई भी होगी, फसल को आधे रेट पर देना होगा तो वो भी देंगे, आंदोलन तो चलेगा, सरकार गलत फहमी में है। किसानों के आंदोलन पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए किसान नेताओं की 2 टूक सरकार के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। अब सरकार इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाएगी, ये देखने वाली बात होगी। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। इसके साथ ही किसान नेता महापंचायतें भी कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में विपक्ष भी किसान पंचायतें आयोजित कर रहा है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी मुजफ्फरनगर पहुंची, जहां उन्होंने किसानों की पंचायत में हिस्सा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस इन दिनों काफी सक्रिय है। दिल्ली की बॉर्डर पर किसान 87 दिनों से बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। ऐसे में विपक्ष भी सरकार को जमकर घेर रहा है और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर काफी सक्रिय भी है, जिसके मद्देनजर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पहुंची, जहां उन्होंने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि हर नेता को एहसास होना चाहिए कि जनता उन पर एहसान कर रही है, मुझे उसका पूरा एहसास है। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन करने वाले किसानों का अपमान किया गया। जो किसान अपने बेटों को देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर भेजता है, उन्हें अपमानित किया गया। पीएम मोदी जी ने पूरे संसद में किसान आंदोलन का मजाक उड़ाया, किसानों को परजीवी कहा। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रियंका गांधी सहारनपुर और बिजनौर में किसान महापंचायत को संबोधित कर चुकी हैं, जहां उन्होंने बिजनौर की किसान पंचायत में किसानों के गन्ने का बकाया रकम का मसला उठाया था। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी कृषि कानूनों के खिलाफ यूपी के 27 जिलों में जय जवान जय किसान अभियान चला रही है। प्रियंका गांधी जहां उत्तर प्रदेश में किसानों को साधने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी किसानों के मुद्दे पर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर वो ट्वीट के जरिए लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान में भी किसानों के समर्थन में रैली को संबोधित किया था।
जिसके बाद अब कांग्रेस की ओर से इस घेराबंदी के बाद सरकार इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है, ये समय आने पर ही पता चलेगा। किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस जहां अपनी सक्रियता दिखा रही है, तो वहीं महंगाई के मुद्दे पर भी कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है। डीजल पेट्रोल से लेकर रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे को लेकर कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। कांग्रेस सरकार को अच्छे दिन वाले वादों को लेकर घेरती नजर आ रही है। तो क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश में लगातार बढ़ती महंगाई ने जनता की जेब ढीली कर दी है। पेट्रोल डीजल से लेकर रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। महंगाई का सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास पर पड़ रहा है। अच्छे दिन का वादा करके सत्ता में आने वाली मोदी सरकार पर विपक्ष लगातार अच्छे दिन का तंज कस रहा है। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार के स्लोगन अच्छे दिन पर कटाक्ष भरा ट्वीट किया कि भाजपा सरकार को सप्ताह के उस दिन का नाम अच्छा दिन कर देना चाहिए जिस दिन डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी ना हो, क्योंकि महंगाई के मार के चलते बाकी दिन तो आम जनों के लिए महंगे दिन हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी महंगाई और बढ़ते डीजल पेट्रोल को लेकर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि मोदी सरकार में महंगाई का विकास हुआ है। बीते दिन भी राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा था, वो जुमलों का शोर मचाते हैं, हम सच का आईना दिखाते हैं। बता दें कि पिछले 12 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 39 पैसे बढ़कर 90 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर पर पहुँच गया, जबकि डीजल 37 पैसे महंगा होकर 80 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर पर पहुँच गया। वहीं अन्य महानगरों जैसे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 38 पैसे बढ़कर 97 रुपए प्रति लीटर हो गया। डीजल शनिवार को 88.06 रुपए प्रति लीटर हो गया। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में आज पेट्रोल का दाम 91 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर हो गया है। डीजल का भाव 84 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर हो गया है। चेन्नई में पेट्रोल शनिवार को 92 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर हो गया। डीजल की कीमत 85 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर हो गई है। कांग्रेस जहां इन दिनों केंद्र सरकार को घेरने में लगी है, तो वहीं केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी चुनावी राज्यों में अपनी पकड़ बनाने में जुटी है। बीजेपी की नजर इस समय पश्चिम बंगाल पर है, जहां चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन राज्य में बीजेपी की राह लगातार मुश्किल भरी होती जा रही है। पहले ही बीजेपी को टीएमसी की मजबूत चुनौती का सामना करना पड़ रहा था और अब कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन के साथ असदुद्दीन ओवैसी भी आते दिख रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले राज्य में चुनावी दंगल तेज हो गया है। लेकिन मुकाबला सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन भी इस बार बंगाल में अपनी खोई जमीन को हासिल करने में जुटा है। लेकिन इस सबके बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी बंगाल के चुनाव में टीएमसी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले। 25 फरवरी को असदुद्दीन ओवैसी फिर बंगाल आ रहे हैं, जहां वो पदयात्रा करने वाले हैं, तो वहीं मुस्लिम बहुल मटिया बुर्ज इलाके में चुनावी सभा भी करेंगे। इसके बाद कुछ पार्टियों के साथ बैठक भी होनी है। बताया जा रहा है कि वो उसी दिन वाम कांग्रेस नेतृत्व के साथ बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि वाम कांग्रेस के किन किन नेताओं के साथ बात करेंगे। माना जा रहा है कि इस बार बंगाल में कांग्रेस वाम दलों के साथ गठबंधन कर सकती है। ओवैसी ने अपने पिछले बंगाल दौरे पर फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ बैठक की थी और कहा था कि वो इस बार उनकी पार्टी बंगाल विधानसभा चुनाव में पीरजादा अब्बास के नेतृत्व में लड़ेगी। लेकिन इसके कुछ दिनों के बाद अब्बास सिद्दीकी ने अपनी नई पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट बनाने की घोषणा कर दी। अब अब्बास की पार्टी वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन में शामिल होने को लेकर सीट बंटवारे पर बातचीत कर रही है। हालांकि अभी ये तय नहीं हो सका है कि अब्बास को वाम कांग्रेस गठबंधन कितनी सीटें देने पर राजी है। लेकिन अब्बास सिद्दीकी ने कांग्रेस गठबंधन से 50 सीटों की मांग की ताकि वो इसमें से कुछ सीटें ओवैसी की पार्टी को भी दे सके। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी के बंगाल दौरे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार वो कांग्रेस और वाम दलों के साथ बैठक कर गठबंधन की बात करेंगे। बंगाल में जहां कांग्रेस के सहयोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो दूसरी ओर त्रिपुरा में बीजेपी के सहयोगी उससे दूर होते जा रहे हैं, जिससे बीजेपी की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे राज्य में बीजेपी को अपने दम पर ही बहुमत हासिल है, लेकिन सहयोगियों की नाराजगी स्थानीय चुनावों में बीजेपी को भारी पड़ सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी इन दिनों पूरा फोकस विधानसभा चुनावों पर लगा रही है, लेकिन विधानसभा चुनावों के अलावा भी राज्यों में अलग अलग स्तर के चुनाव चल रहे हैं। हाल ही में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव हुए थे, जहां बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा और अब बीजेपी को त्रिपुरा में भी हार का डर सता रहा है। त्रिपुरा में ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी TTAADC के चुनाव होने हैं। वैसे तो ये चुनाव साल 2019 में होने थे, लेकिन स्वास्थ्य मुसीबत के चलते
ये चुनाव नहीं हो पाए थे, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनावों का ऐलान कभी भी हो सकता है। चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। दरअसल त्रिपुरा में सत्तारूढ़ बीजेपी के गठबंधन में शामिल एक पार्टी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी IPFT ने प्रद्योत माणिक्य देव बर्मन के साथ हाथ मिला लिया है। प्रद्योत माणिक्य देव बर्मन पहले कांग्रेस के त्रिपुरा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने नागरिकता कानून के मुद्दे पर पार्टी को छोड़ दिया था। इसके साथ ही त्रिपुरा में स्थानीय ST वर्ग के लिए एक अलग राज्य ग्रेटर टिपरलैंड की भी मांग कर रहे हैं, जिसके बाद प्रद्योत माणिक्य देव बर्मन को राज्य में एक मजबूत नेतृत्व के दौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में IPFT का बीजेपी का यूं साथ छोड़ना बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा है। राज्य में बीजेपी की जो मौजूदा स्थिति है, उसके बाद उसके सहयोगी दल के गठबंधन से अलग होने की वजह से आने वाले चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि अभी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया है। त्रिपुरा में बीजेपी की परेशानी बढ़ती जा रही है। वैसे परेशानी तो इस समय देशवासियों की बढ़ी हुई है। मुद्दा महंगाई का हो या फिर रोजगार, GDP का मामला हो या फिर संक्रमण का, हर ओर मुश्किल ही मुश्किल दिख रही है। इस मुश्किल स्थिति के बीच PM मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई। तो इस बैठक में क्या कहा PM मोदी ने, देखिए रिपोर्ट। PM मोदी समाज के सभी लोगों को जोड़ने की बात कहते हैं, राष्ट्र को सफल बनाने की बात करते हैं, कृषि में निवेश पर जोर देने की बात कहते हैं, लेकिन ये बातें धरातल पर उतरती नहीं दिख रही है। आज देश की जनता परेशान है। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं तो किसान भी अपनी मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। ऐसे में जो हालत देश की दिख रही है वो ये साफ दर्शाती है कि जनता सरकार से खुश नहीं है। और इसी बीच आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में PM मोदी ने संबोधित किया। इस बैठक को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है, तब गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है। मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि आजादी के 75 वर्ष के लिए अपने अपने राज्यों में समाज के सभी लोगों को जोड़कर समितियों का निर्माण हो। PM ने कहा कि हमने स्वास्थ्य मुसीबत के दौरान देखा है कि कैसे केंद्र और राज्य सरकारों ने राष्ट्र को सफल बनाने में एक साथ काम किया है। इससे विश्व स्तर पर देश की सकारात्मक छवि बनी है। कई राज्यों ने तेज गति से विकास का काम किया है। केंद्र राज्य साथ मिलकर काम करें। विकास प्राइम एजेंडा होना चाहिए। इसके साथ ही प्राइवेटाइजेशन को लेकर PM ने कहा कि हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे देश का प्राइवेट सेक्टर देश की इस विकास यात्रा में और ज्यादा उत्साह से आगे आ रहा है। सरकार के नाते हमें इस उत्साह का प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिर्भर भारत अभियान में उतना ही अवसर भी देना है। देश में किसान सरकार से नाराज हैं और अपनी मांग को लेकर 87 दिनों से आंदोलनरत हैं। ऐसे में किसानों को लेकर PM मोदी ने कहा कि हमें कृषि प्रधान देश कहे जाने के बावजूद भी आज 65,000 से 70,000 करोड़ का खाद्य तेल हम बाहर से लाते हैं। हम ये बंद कर सकते हैं। हमारे किसानों के खाते में पैसा जा सकता है। इन पैसों का हकदार हमारा किसान है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी योजनाएं उस तरह से बनानी होगी। इसके लिए किसानों को गाइड करने की जरूरत है। और बुलेटिन के आखिर में बात बैंकों पर लग रही पाबंदी की। स्वास्थ्य मुसीबत के चलते देश की गिरती अर्थव्यवस्था का असर बैंकों पर भी पड़ता जा रहा है। खासतौर पर कोऑपरेटिव बैंकों की हालत इस दौरान ज्यादा बिगड़ी है, जिसके चलते केंद्र सरकार पिछले कुछ महीनों से एक के बाद एक बैंकों पर पाबंदियां लगाती जा रही है और अब इसी कड़ी में एक और बैंक पर RBI ने पाबंदी लगा दी है। देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार कहती है कि देश की हालत सुधर रही है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश में विकास के लिए काम हो रहा है। सरकार जनता के हित में काम कर रही है, लेकिन क्या सच में सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतर रही है? क्योंकि स्वास्थ्य मुसीबत के बाद से देश के जो हालात हैं, उसका भारी असर बैंकों पर पड़ता दिख रहा है, जो सीधे तौर पर जनता के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक एक के बाद एक बैंकों पर पाबंदी लगाती जा रही है और एक बार फिर RBI ने कर्नाटक के डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर पाबंदी लगा दी, जिसके चलते अब इस बैंक को नया कर्ज देने या जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया है। इस प्रतिबंध के चलते ग्राहक को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रतिबंध के बाद अब ग्राहक अपने बचत खाते से 1,000 से ज्यादा की निकासी नहीं कर सकते। बता दें कि ये निर्देश 6 महीने के लिए हैं। सहकारी बैंक को बिना पूर्व मंजूरी के कोई नया निवेश या नई देनदारी देने से भी मना किया गया है। RBI के अनुसार ग्राहक अपने कर्ज का निपटान जमा के आधार पर कर सकते हैं। ये कुछ शर्तों पर निर्भर है। नियामक ने कहा है कि हालांकि 99.58% जमाकर्ता जमा बीमा और गारंटी निगम बीमा निगम योजना के दायरे में है। DCGC RBI की पूर्ण अनुषंगी है। ये बैंक जमा पर बीमा उपलब्ध कराता है। अब सरकार तो दावा करती है कि देश के हालात सुधर रहे हैं और जनता को सरकार की नीतियों का लाभ मिल भी रहा है,
लेकिन एक के बाद एक बैंकों पर लग रही पाबंदी ये साफ दर्शा रही है कि देश जिस हालत से गुजर रहा है उससे उभरने में अभी समय लगेगा। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।